मैं इस वक्त कोई 9 बरस का रहा हूँगा जब एक रात एजाज चचा अपनी नई नवीली दुल्हन मापारा चची के साथ पहली बार हमारे घर आए थे। वो जाड़ों की एक ठिठुरती हुई रात थी। हसब मामूल सर शाम ही कूचा व बाजार सुनसान हो गए थे। मगरिब के बाद खाना खुलाकर उम्मी जान ने हम तीनों बहन भाइयों को सोने के लिए कमरे में भेज दिया था और खुद बाबूजी के साथ बैठक में जा बैठी थीं। ये तकसीम हिंद से 1 साल पहले का जिक्र है। मेरे बाबूजी रियाज अहमद सिंध के एक दूर उफ्तादा स्टेशन पर बहैसियत स्टेशन मास्टर तैनात थे। स्टेशन से मुल्हका रेलवे कॉलोनी में हमारा खासा कुशादा क्वार्टर था। इस स्टेशन पर 24 घंटे में सिर्फ 2 बार ट्रेनों की आमदोरफ्त होती थी, एक सुबह 7 बजे और एक रात 9 बजे। गालिबन एजाज चचा रात वाली ट्रेन से हमारे शहर पहुंचे थे। बाबूजी का ताल्लुक इलाहाबाद के एक मुजाफाती इलाके से था, मगर जब से उन्होंने रेलवे की मुलाजमत इख्तियार की थी अपने आबाई घर में टुक कर रहना नसीब नहीं हुआ था। कभी ईद त्यौहार या किसी गमी खुशी में 2-4 दिनों के लिए जाते और मेहमानों की तरह ठहर कर वापस लौट आते। मुलाजमत में आए उन्हें कम व बेश 12 बरस बीत चुके थे। वो सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इजला में छोटे बड़े स्टेशनों पर खिदमात अंजाम देते रहे थे। आजकल उनकी पोस्टिंग सिंध के इंतहाई दूर उफ्तादा इलाके के एक छोटे से शहर के स्टेशन पर थी। इस शहर में आए उन्हें कोई 2.5 बरस बीत चुके थे। इस दौरान वो एक बार भी अपने वालिदैन से मिलने अपने आबाई शहर नहीं जा सके थे। 3 बरस पहले हम सब हमारी इकलौती फूफी रखशंदा की शादी पर गांव गए थे और वहीं पहली बार मैंने एजाज चचा को देखा था। वो लंबे कद और छुरीरे जिस्म के एक वजी और खूबरू इंसान थे। वो मुझे बेहद अलबत्ता खत मिलते ही उम्मी जान ने हमारे कमरे के साथ वाला कमरा उनके लिए ठीक करवा दिया था। बिस्तर पर नई चादर बिछा दी थी और बाथरूम में नया तौलिया रखवा दिया था। दादा अब्बा का खत पढ़कर बाबूजी किसी अनजानी तशवीश में मुब्तला हो गए थे। उम्मी जान भी फिक्रमंद नजर आ ही थीं, मगर वो इस बात से खुश थीं कि बरसों बाद उनके घर कोई ससुराली रिश्तेदार आने वाला था। मेरे छोटे भाई बहन असद और तहमीना सो चुके थे। मैं भी सोया हुआ था, मगर किसी आहट से मेरी आंख खुल गई थी। मैंने बिस्तर से उतरकर कमरे के नीम व दरवाजे के किवाड़ से बैठक की तरफ झांका था। बैठक के कोने में तपाई पर लालटेन धरी थी और सामने बेद की कुर्सियों में से एक पर बाबूजी बैठे थे। उनके सामने सोफे पर उम्मी जान बैठी थीं। दोनों के चेहरों पर फिक्रमंदी और परेशानी लर्ज़ां थी। अपने स्टेशन पर तो किसी को बता दिया है ना? उम्मी जान ने धीमी आवाज में सवाल किया। हाँ, कुलीदीन बख्श की ड्यूटी लगा दी है। वो उनके सामान समेत उन्हें बहिफाजत घर पहुंचा देगा। बाबूजी ने कमरे के दाखिली दरवाजे की तरफ देखते हुए जवाब दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद आ गए, बाबूजी ने कहा और कानों के गिर्द मफलर लपेटते हुए उठ खड़े हुए। अम्मी जान कोने में धरी लालटेन उठाकर उनके पीछे चली थीं। मैं भी आंखें मिलता हुआ इन दोनों के पीछे आ खड़ा हुआ था। फाटक खिलने के बाद पहले कुलीदीन बख्श अंदर दाखिल हुआ था। इसके सर पर एक दरमियाने साइज का बक्स था। उसने बाबूजी को सलाम करके बक्स फर्श पर रखते हुए कहा, लीजिए सरकार, हम आपके मेहमान ले आए। बाबूजी ने पर इश्तियाक नजरों से फाटक की तरफ देखा। एजाज चचा अंदर दाखिल हो रहे थे। बाबूजी तेजी से आगे बढ़कर गर्म जोशी के साथ उनसे बगलगीर हुए थे। उनके पीछे सिया बुरक़े में मलफूफ चेहरे पर निकाब डाले खातून खड़ी थीं। अम्मी जान उन्हें देखते ही तेजी से आगे बढ़ी और उन्हें गले से लगा लिया। चलो अंदर चलो, बाबूजी ने गेट बंद करते हुए कहा। अरे तुम भी बैठो ना, अम्मी जान ने अपनायत भरे लहजे में मुखातिब किया। और ये क्या, अब तक तुमने चेहरे से निकाब भी नहीं उठाया, यहां सब अपने हैं। एजाज चचा ने चची की तरफ देखकर नर्म लहजे में कहा, यहां पर्दे की जरूरत नहीं, बुर्का उतार दो और नहीं तो क्या। उम्मी जान चहकती आवाज में बोले, हम भी तो देखें अपने एजाज मियां की पसंद। उम्मी जान ने आगे बढ़कर उनके चेहरे से निकाब उलट दिया। निकाब के उलटते ही जानो कमरे में उजाला फैल गया। बाबूजी और अम्मी जान ने हैरान नजरों से एक दूसरे की जानिब देखा, फिर उनकी मुताज्जिब और तहसीन आमेज नजरें मापारा चची के चेहरे पर जा ठहरी थीं। मैं टिकटिकी बांधे उनकी तरफ देख रहा था। सिया बुरक़े की ओट से उनका चेहरा बादलों में घिरे चांद जैसी लग रहा था। घनी सिया पलकों से भी परकशिश आंखों से पिल भर को उन्होंने बाबूजी और उम्मी जान की तरफ देखा
और अपना हाथ संदल पेशानी तक ले जाकर आदाब कहा। कमरे की साकिन फिजा में लहजा भर को उनकी नुकरई आवाज का इर्तियाश जागा। फिर उन्होंने अपनी रोशन आंखों के दरीचों, मैंने बच्चों के रिसालों में परियों की कई कहानियां पढ़ी थीं। माँ पारा चची को देखकर मैंने सोचा कि होना हो वो कोई परी है। अलिफ नून के बारे में सोचते सोचते जाने कब मुझे नींद आ गई और वो मेरी पलकों की डोली से उतरकर मेरे सपनों की नगरी में चली आए। अलिफ गिले रोज अलिफ नहीं देखते ही मेरे दिल को पक्का यकीन आ गया कि वो परी है। दिन में सबसे पहले जाग गया था। मैं दिन के उजाले में इस चांद के टुकड़े यानी मापारा को देखना चाहता था। एजाज चचा भी किसी चांद नगर के शहजादे से कम नहीं थे। बाबूजी अक्सर फखरिया कहा करते थे, एजाज हम सब भाइयों में सबसे ज्यादा खूबरू और ज़हीन है। बाबूजी के इन समेत 4 भाई थे। दादा अब्बा एक बाशऊर और रोशन ख्याल इंसान थे और उनकी ख्वाहिश थी कि उनके बेटे पढ़ लिख कर अच्छे मकाम हासिल करें, मगर बड़े ता 5 जमातों से आगे नहीं पढ़ सके और दादा अब्बा के साथ जमीनों के बखेड़ों में उलझ गए। मंजिले ताया मिडिल तक पहुंच पाए और गांव के इकलौते स्कूल में मास्टर हो गए। फिर बाबूजी इंटर के बाद रेलवे में मुलाजिम हो गए। एजाज चचा तीनों भाइयों और इकलौती बहन रखशंदा से छोटे थे और गांव के पहले नौजवान थे जो ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी गए थे। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में उनका रूममेट एक हिंदू लड़का शंकर था। शंकर का ताल्लुक एक गरीब घराने से था। अपनी जहानत, लियाकत और बेहद मेहनत की बना पर यूनिवर्सिटी तक पहुंचा था और अब भी ट्यूशन करके गुजारा करता था। हॉस्टल से जरा फासले पर एक हिंदू कॉलोनी थी। दूर तक हवेली नुमा मकानात फैले हुए थे। वहीं एक बड़े ताजिर सेठ वेनमल के घर शंकर उसके छोटे बेटे कृष्णा को ट्यूशन पढ़ाने जाता था। अचानक एक दिन इसके घर से इत्तिला आई कि उसके पत्ता की तबीयत सख्त खराब है। इसे फौरन बिला आ गया था। उन्हीं दिनों कृष्णा के इम्तिहान हो रहे थे। शंकर छठी नहीं कर सकता था, मगर गांव भी जाना जरूरी था। सो उसने एजाज चचा से गुजारिश की कि इसकी गैर मौजूदगी में वो सेठ के घर जाकर उसके बेटे कृष्णा को ट्यूशन पढ़ा दें। मुझे जाने में कोई आर नहीं। कोई मुसलमान करीब से गुजर जाता अक्सर हिंदू नजिस हो जाते थे, मगर शंकर ने इस मसले का ये हल निकाला। तुम वहां बताना ही नहीं कि तुम मुसलमान हो, क्या मतलब? एजाज चचा ने कुछ न समझते हुए हैरानी से पूछा। तुम वहां रिश्ता करने तो नहीं जा रहे? शंकर मुस्कुराया, तो फिर अपना शजरा नस्ब बताने की जरूरत ही क्या है। सेठ जी सुबह मुन्ह अंधेरे के गए, रात भीगने के बाद घर लूटते हैं। घर में 2-4 नौकर चाकर और एक बेपिचरी सी ठानी जी और कृष्णा होता है। जाकर खामोशी से पढ़ा कर आ जाया करना। मुझे वहां सब मास्टर जी कहते हैं, तुम्हें इसी नाम से पुकारा जाएगा। ना अपना नाम बताने की जरूरत होगी, ना ही किसी को पता चलेगा कि तुम मुसलमान हो। शंकर की मजबूरी के पेश नजर उसकी मदद के ख्याल से एजाज चचा ने इसकी बात मान ली और अगले दिन सर शाम सेठ जी की हवेली जा पहुंचे। शंकर ने वहां पहले ही बता दिया था कि उसकी गैर मौजूदगी में दूसरे मास्टर जी पढ़ाने आएंगे। सोनोकर ने उन्हें बसद एहतराम दालान में बिछे तख्त पर ला बिठाया। सामने ही एक मेज के गिर्द 2 कुर्सियां रखी थीं और मेज पर कुछ किताबें बेतरतीबी से पड़ी थीं। कृष्णा कहाँ है? एजाज मियां ने मेज पर बिखरी किताबों की तरफ देखते हुए सवाल किया। बस अभी आते। इतनी बुरी तो नहीं लगती? एजाज मियां ने अंदर की तरफ निगाह करते हुए बेहद धीमी आवाज में कहा। अरे बुरी कहाँ, वो तो बहुत अच्छी है। कृष्णा ने फौरी तौर पर अपना बयान बदल लिया। मुझसे बेहद प्यार करती है। माताजी कहती हैं चंद्रमक्खी अपने इकलौते लाडले भाई की खातिर कुछ भी कर सकती है। अपनी जान दे भी सकती है और किसी की जान ले भी सकती है। एजाज मियां ने कृष्णा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो मुतलाशी निगाहों से इस दरवाजे की तरफ देखते रहे जहां से अभी अभी चंद्रमक्खी अंदर गई थी। चंद्रलिखी और एजाज चचा की ये पहली मुलाकात थी और पहली ही मुलाकात में वो एक दूसरे के तीर नजर का शिकार हो गए थे। एजाज चचा 8 रोज तक कृष्णा को पढ़ाने सेठ वेनमल के घर जाते रहे। कृष्णा को उन्होंने जो पढ़ाया सो पढ़ाया, मगर चंद्रमक्खी से इश्क का सबक खूब पढ़ा। झरोकों चिलमनों से ताक झांक के साथ छप छुपाकर मुलाकातों का सिलसिला भी चल निकला और उन 8 दिनों में 8 बरसों 8 सदियों का सफर तय हो गया। शंकर लूट आया तो एजाज चचा का सेठ के घर जाने का सिलसिला मौकूफ हो गया, मगर वो इश्क की आग जो दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी बुझ न सकी, बल्कि जुदाई के उन लम्हों ने इस आग को और हुआ दी। और एक रात चंद्रमक्खी
करिश्ना की उंगली थामकर एजाज चचा से मिलने उनके हॉस्टल चली आई। जाजी, मैं तुमसे मिले बिना जिंदा नहीं रह सकती। वो उनके सीने पर सर रखे सिसक रही थी। इस सच्चाई से वो खूब वाकिफ थे। वो खुद भी तो चंदर मक्खी का चांद सा मुखड़ा देखे बना जिंदा रहने का तसव्वुर भी कर सकते थे। चंदर भी सरकारी स्कूल में 8वीं जमात की तालबा थी। इसकी फूफीजाद बहन नंदनी भी उसके साथ पढ़ती थी। चंदर मक्खी ने इसे अपना अर्जदार बनाकर अपने इश्क का अहवाल इससे कह सुनाया। तो पागल तो नहीं हो गई, चंदर लिखी। नंदनी ने खौफजदा नजरों से इसकी तरफ देखा। इश्क, और वो भी एक मुसलमान से, दे इश्क जात पात दीन धर्म कुछ नहीं देखता, ये तो बस हो जाता है। चंदर मक्खी ने जज्ब की सी कैफियत में जवाब दिया। नंदनी की मां नहीं थी। सोतेली मां नंदनी के साथ जुल्म न कर सके, इसी ख्याल से इसके पत्ता ने दूसरा बयान नहीं किया था। वो सुबह से घर से निकलते और रात गए घर में दाखिल होते। तमाम दिन नंदनी एक बूढ़ी नौकरानी के साथ घर में अकेली ही होती थी। नंदनी का घर चंदर मक्खी और एजाज चचा की मुलाकातों का महफूज ठिकाना साबित हुआ था, मगर कुछ ही अरसे बाद नंदनी का बया हो गया और वो ससुराल सुधार गई, और इस तरह चंदर मक्खी और एजाज चचा की मुलाकातों का ये ठिकाना खत्म हो गया। एक बार फिर फुरकत के अंधेरे इन दोनों का मुकद्दर बन गए थे, मगर वो दोनों मोहब्बत की इस मंजिल पर पहुंच चुके थे जहां एक दूसरे को देखे बना, एक दूसरे से मिले बना जिंदा नहीं रह सकते थे। सो कभी एजाज चचा चंदर मक्खी के स्कूल के गेट पर जा पहुंचे तो कभी चंदर मक्खी करिश्ना को साथ लिए किसी सहेली के घर जाने का बहाना बनाकर उनसे मिलने उनके हॉस्टल आ जाती थी। यूं ही कई महीने बीत गए। चंदर मक्खी के सालाना इम्तिहान होने तक ये सिलसिला चलता रहा। इम्तिहान मुखत्म होते ही चंदर मक्खी के घर में उसके बया का हंगामा जाग उठा। बचपन में ही इसका लगन इसके पत्ता के दोस्त सेठ राम मरारी के बेटे शाम मरारी से हो चुका था। अब फकत विदाई बाकी थी। चंदर मक्खी इस रिश्ते से वाकिफ नहीं थी। अब जो पत्ता चला तो उसके सर पर गोया आसमान टूट पड़ा। एजाज चचा खुद भी ये दास्तान सुनकर सुन हो गए थे। वो चंदर मक्खी के इश्क में इतने डूब चुके थे कि अब उभरना मुमकिन ही नहीं था। उधर 4 रोज बाद चंदर मक्खी की बारात आने वाली थी। चंदर मक्खी कुनवे में कूद कर जान देने को तैयार थी, मगर शाम मरारी के साथ विदा होने को तैयार न थी। घर में उसके मांझे की तैयारी हो रही थी। तेल उपटन बन रहा था, मगर उसकी जान पर बनी थी। हर गुजरते लम्हे के साथ बना उपटन के इसका चेहरा जर्द पड़ता जा रहा था। इसका नन्ना सा चहीता और किसी हद तक इसका राजदार भाई करिश्ना इसके चेहरे के पिल बदलते रंग देखकर परेशान हो रहा था। दीदी, तुम ठीक तो हो? उसने इसके जर्द चेहरे को प्यार से छूते हुए पूछा। तो जानता है ना करिश्ना, चंदर मक्खी ने परेशान नजरों से करिश्ना की तरफ देखते हुए कहा। कल दोपहर बारात आ जाएगी और शाम मरारी मुझे बया कर ले जाएगा। हाँ, तो फिर क्या हुआ? करिश्ना ने हैरानी से जवाब दिया। सभी लड़कियों की शादी होती है। नंदनी दीदी भी तो बया अपने ससुराल चली गई, अब तुम भी। मगर मैं शादी नहीं करना चाहती। चंदर मक्खी ने तड़पते लहजे में करिश्ना की बात काटी। मेरा मतलब है कि इस मूर्ख शाम मरारी से अच्छा मेरा एक काम करेगा। हाँ बोलो दीदी। बहन को परेशानी और उलझन में देखकर वो खुद भी उलझ गया था। तो जरा जाकर मास्टर जी को बिलाला घर के पिछवाड़े बैरी के पेड़ तले, मैं वहीं मौजूद होंगी। मगर दीदी, अगर किसी ने देख लिया तो? करिश्ना की धीमी आवाज में अंदेशे बोल रहे थे। बिला से कोई देख ले। चंदर मक्खी बेबसी से रो पड़ी। अच्छा है, एक बार ही कोई काट के डाल दे। ये पिल मरने से तो जान छोटेगी। करिश्ना बहन के रोने पर तड़प उठा था और चुपके से जाकर एजाज मियां को घर के पिछवाड़े बिला ला था। तुम मास्टर जी से बात कर लो, मैं यहां खड़ा हूं। उसने चंदर मक्खी के कान में सरगोशी की। कोई आया तो तुम्हें आवाज दे दूंगा। चंदर मक्खी ने नन्हे से भाई को ममनून नजरों से देखा और तेजी से इस समत बढ़ गई जहां एजाज चचा इसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें सामने पाकर वो फूट फूट कर रो दी। कुछ करो जाजी, कुछ कर, दूर ना हमारे हाथ से निकल जाएगा। एजाज चचा की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। चंदर मक्खी सब कुछ छोड़ छेड़ान के साथ फरार होने को तैयार थी, मगर वो इसे इस तरह भगा ले जाने के लिए तैयार न थे। वो अपने वालिद की फितरत से वाकिफ थे। जानते थे वो उनके इस जुर्म को कभी मुआफ नहीं करेंगे, और इस एक घर के सवा और कोई ठिकाना भी न था जहां वो चंदर मक्खी को ले जा सकते। क्यों ना हम मद्रास नंदनी के घर चले जाएं?
चंदर मक्खी पर जोश लहजे में बोली, पागल होती हो? एजाज मियां सटपटा कर बोले, वहां जाने से तो बेहतर है कि मैं तुम्हें अपने घर बाजी के पास ले जाऊं। दोनों कितनी ही देर सोचते और गौर करते रहे। कल उसकी बारात आने वाली थी। उनके पास सिर्फ आज की रात थी। आधी रात के बाद मिलने का वादा करके वो रुखसत हुए। चंदर मक्खी के दिल की अजब हालत थी। वो आधी रात को दबे पांव जब बाहर की तरफ बढ़ी थी तो कृष्णा ने इसका रास्ता रोक लिया। जा रही हो दीदी? हमेशा के लिए? हाँ मेरे भाई। उसने बेसाख्ता इसे गिले से लगा लिया। किसी को बताना मत, जान भी ले लेंगे तो नहीं बताओगे। उसने पर अज़्म लहजे में यकीन दिलाया था। एजाज चचा चंदर मक्खी को लेकर दिल्ली से इलाहाबाद की तरफ रवाना हो गए। इलाहाबाद की ट्रेन में बैठने से कब्ल वो चंदर मक्खी को दिल्ली की जामे मस्जिद ले गए। वहां चंदर लिखी ने बारज़ा वर्गबत इस्लाम कबूल किया। इमाम साहिब ने इन दोनों का निकाह पढ़ाया। अब चंदर मक्खी मापारा थी और एजाज मियां के अक्द में थी। अगली रात वो छुपते छुपाते मापारा को लिए अपने आबाई गांव पहुंचे। घर वाले इन्हें यूं अचानक और एक बुर्का पोश लड़की के साथ देखकर हैरान रह गए थे, और जब हकीकत हाल का इल्म हुआ था तो पूरे घर में कोहराम मच गया था। किसी पैसे वाले बारसूख हिंदू की बेटी को किसी मुसलमान लड़के का यूं भगा लाना कोई मामूली बात नहीं थी। इस बात पर जबरदस्त बलवा भी हो सकता था, कितनी जानों का जिया हो सकता था। इसके अलावा ये फेल गैर शरीफाना था। वो अपने नेक और साले बेटे के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो ये कबीह हरकत भी कर सकता है। मगर यह वक्त उनकी इस हरकत पर सरजनिश करने का नहीं था, बल्कि फैसला सुनाने का था। वो धीमी मगर गुसीली आवाज में गोया हुए, मेरे घर में भी बेटी है। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं कि तुम किसी की बेटी यूं भगा लाओ और मैं तुम्हें पनाह दे दूं। दादा अब्बा ने शोला बरसाती आंखों से एजाज चचा की तरफ देखा। और उल्टे पांव जाओ और इस लड़की को उसके घर पहुंचकर यूं मैं किसी भी कीमत पर उसे पनाह दूंगा ना तुम्हें। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकते हो। एजाज चचा का झुका हुआ सर कुछ और झक गया। दोनों बड़े भाई पहले ही सर झुकाए बाप के पीछे खड़े थे। उनकी वालिदा और बहन दालान के सुतून से लगी बेआवाज रो रही थीं। मलफूफ चेहरा निकाब में छुपाए सर झुकाए मुजरिम की तरह खड़ी थीं। घन गरज सुनकर उन्होंने जेर निकाब एजाज चचा के बेकिस ओ बेबस चेहरे की तरफ देखा। फिर कुछ सोचकर पर अज़्म अंदाज में आगे बढ़ी और उन्होंने अपने चेहरे से निकाब उलट दिया। यहां से वहां तक उजाला फैल गया था। हर आंख हैरान होकर परसिताइश अंदाज में उनके माविश चेहरे पर जिम गई थी। वो बावकार और बाएतिमाद अंदाज में चलती दादा अब्बा के मुकाबिल जा खड़ी हुई थीं। कल तक मेरा नाम चंदर मक्खी था और मैं वैनमल की बेटी थी। उनकी चांदी की घंटियों जैसी मुतरन्निम आवाज साकित व खाइफ फिजा में गूंजी। पर कल रात के बाद कलिमा पढ़ लेने के बाद से मेरा नाम मापारा है और सैयद एजाज अहमद की मनकूहा हूं। मैं आपसे आपकी बहू की हैसियत से नहीं, एक मुसलमान लड़की होने के नाते पनाह मांग रही हूं। अगर अपने एक मुसलमान लड़की को जबरदस्ती हिंदू घराने में भेजने की कोशिश की और उसे इसके पति के घर में पनाह न मिली तो मैं किसी कुनवे में कूद कर जान दे दूंगी, पर वापस नहीं जाऊंगी। फिर वो दादा अब्बा के कदमों में गिरकर जार व कतार रोने लगें। दादा अब गुमसम से बुत की तरह खड़े थे। उनका सारा गुस्सा और जलाल झाग की तरह बैठ गया था। उन्होंने झक कर मापारा पीची को उठाया और अपनी पिदराना शफकत और मोहब्बत की पनाह में ले लिया। दिल्ली में तहलका मचा हुआ था। चंदर मक्खी के छोटे भाई ने चंदर मक्खी और एजाज मियां के इश्क की कहानी सबको कह सुनाई थी और कियास यही था कि वो लोग उसे तलाश करते हुए सबसे पहले एजाज चचा के गांव पहुंचेंगे। इसलिए इसी रात दादा अब्बा ने स्टेशन जाकर गार्ड के हाथों बाबूजी के नाम एक चिट्ठी रवाना कर दी थी, ताकि बाबूजी हालात से वाकिफ हो जाएं और सूरत हाल के मुताबिक इंतजामात कर ले। अगले दिन के ढलते ही एजाज चचा और मापारा बच्ची को हमारे घर के लिए रवाना कर दिया गया। जैसा मैंने बताया, बाबूजी इन दिनों सिंध के एक इंतहाई दूर उफ्तादा स्टेशन पर तैनात थे और वहां बहुत कम लोगों को बाबूजी के शहर और पते के बारे में इल्म था। इस हवाले से एजाज चा और मापारा बच्ची के लिए ये घर एक महफूज तरीन पनागा साबित हो सकता था। 102 दिन और एक रात के सफर के बाद वो हमारे घरे हिंची थे और मापारा चची को देखते ही मैं उनके इश्क में मुब्तला हो गया था। मेरा छोटा भाई असद और बहन तहमीना भी मापारा चची को पसंद करते थे, मगर मेरा हाल सबसे जुदा था। मैं तो उनका दीवाना था। रात दिन परवाने की तरह उनके गिर्द मंडलाता रहता था।
इन दिनों में तीसरी क्लास का तालिब इल्म था। स्कूल में मेरा दिल ना लगता, बस दिल चाहता हर वक्त मापारा बच्ची के सामने बैठकर उन्हें देखता रहूं। मेरी इस दीवानगी का जल्द ही सबको पता चल गया। सरमद तो तुम्हारा दीवाना है। अम्मी जान अक्सर हंसकर ये बात मापारा चची को बताई रहती थीं और ये बात सुनकर वो बेइख्तियार मेरा माथा चूम लेती थीं। इसी दौरान एक बार उनके मुंह से निकला था, ये तो मुझे मेरे कृष्णा जैसा लगता है। कृष्णा कौन? मैंने हैरत से पूछा, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी हुसैन आंखों में आए इंसूहे को छुपाने में लग गई थीं। गुजरते वक्त के साथ मेरी मोहब्बत में इजाफा होता जा रहा था। मैं स्कूल से आने के बाद तमाम वक्त साए की तरह मापारा चची के साथ लगा रहता और रात को खाने के बाद जब वो एजाज चचा के साथ अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती तो वो वक्त मुझ पर बहुत अजियतनाक गुजरता। मेरा बस चलता तो मैं मापारा चची को उनके कमरे में की कभी ना जाने देता, और इस रात एजाज चचा और मापारा बच्ची कमरे में जा चुके थे और उनके कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था। तब बाबूजी दाखिली दरवाजा खोलकर घर में दाखिल हुए और उन्होंने खुशी से लबरेज आवाज में उम्मी जान को आवाज दी थी, सरमद की माँ, जरा बाहर आकर देखो तो कौन आया है। और उम्मी जान दोपट्टे से हाथ पोनस्ती बावर्ची खाने से निकलकर दालान की तरफ लपके। सामने बाबूजी के साथ हमारी नानी और बिल्लो खाला मौजूद थीं। हाय अल्लाह, अम्मा जान आई हैं। उम्मी जान खुशी से चीखती हुई आगे बढ़ी और अपनी वालिदा से लिपट गईं। बिल्लो कैसी हो चंदा? माँ से मिल लेने के बाद वो अपनी छूटी चहीती बहन बल्कीस उर्फ बिल्लो खाला की तरफ मुतवज्जे हुई और उन्हें भी प्यार से गिले लगा लिया। ना कोई खबर ना कोई खत पत्तर, ये अचानक कैसे आना हो गया? उम्मी जान की खुशी दीदनी थी, उनकी बाछें खिली जा रही थीं। वो अपनी माँ और बहन को लिए बैठक में चली आई। तुम्हारे भाई का तबादला लाहौर हो गया है, नानी ने कुर्सी पर बैठते हुए हमारे इकलौते मामू के बारे में इत्तला दी। सो हमने सोचा लाहौर जाने से कबल एक चक्कर तुम्हारी तरफ का लगा लें, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। उम्मी खुश होकर बोले, ए लो, इस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है, कोई आया हुआ है क्या? चंद लम्हों बाद एजाज चचा के कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखकर नानी ने पर तजस्सुस लहजे में सवाल किया। हाँ, एजाज मियाँ आए हुए हैं। बाबूजी अपने कमरे में जाने के लिए खड़े हुए थे। जाते जाते बोले, कुछ दिन यहीं ठहरेंगे। नानी के चेहरे पर रौनक बखर गई। एजाज मियाँ आए हुए हैं, यूनिवर्सिटी की छुट्टियां हैं क्या? उन्होंने इश्तियाक भरे लहजे में सवाल किया। अब यूनिवर्सिटी कहाँ? बाबूजी कमरे से जा चुके थे, इसलिए उम्मी जान ने धीमी आवाज और राज़दाराना अंदाज में जवाब दिया, वो तो यूनिवर्सिटी छोड़ छाड़ कर आ गए हैं। नानी हैरान हुई। क्या मतलब? बताती हूं। फिर उम्मी जान ने गोल मोल अंदाज में कहा, बस वो कुछ शादी वादी का चक्कर था। अच्छा। नानी की दिलचस्पी में इजाफा हुआ। इसी चक्कर में तो हम भी आए हैं। नानी ने राज़दाराना अंदाज में सरगोशी की। मैंने तुम्हें बिल्लो के लिए अपनी सास से बात करने के लिए कहा था, तुमने बात की, अब तो बात करने का कह रही थी। उम्मी जान कसमसा कर बोले, वो तो शादी भी कर लाए हैं, कमरे में अपनी दुल्हन के साथ मौजूद है।